हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पेज। आज हम करने जा रहे हैं हमारा सी टेट दिसंबर 2019 का पेपर 1। इसमें हम अभी मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, उसके पेडागोजिकल क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज the three brands of pen A, B and C are available in packet of 10, 12 and 24 respectively. If a shopkeeper wants to buy equal number of pen of each brand, what is the minimum number of packets of each brand he should buy? अब वो यहाँ क्या कह रहा है, हमारे पास तीन ब्रांड्स के पेन हैं, हमारे पास ए बी और सी, जो कि अवेलेबल है पैकेट्स में। 10, 12 और 24 पैकेट्स उनके अवेलेबल हैं उनके। इफ़ अ शॉपकीपर वांट्स टू बाय इक्वल नंबर ऑफ पेन ऑफ ईच ब्रांड, अब उसके पैकेट में 10 पेन है ए के, उसके बी के वाले पैकेट में उसके कितने पेन हैं, हमारे पास 12 और सी में कितने हैं 24। तो अगर वो चाहता है कि वो हर एक ब्रांड की इक्वल नंबर ऑफ पेन ही वांट्स टू बाय, तो कितने पैकेट्स उसे हर ब्रांड के लेंगे कि सारे पेन जो उसके नंबर ऑफ पेन्स है वो क्या हो, इक्वल। तो दैट मीन्स लीस्ट अमाउंट ही शुड बाय, कि वो सारे क्या आए, इक्वल आए। तो दैट मीन्स कि जब भी हम बात करते हैं कि लीस्ट वो जब इकट्ठे मिलेंगे या लीस्ट टाइम जब वो सारे इस टाइम पे सब कुछ होगा, तो हम लीस्ट जब बात करते हैं तो हम क्या निकालेंगे इसका, हम हमें कॉमन जब चाहिए कि लीस्ट की इतने तो सब में हो ही, तो हम किसकी बात कर रहे हैं कि हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्योंकि लीस्ट एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कितने पैकेट्स वो हर एक के लिए, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कितने पेन जो है टोटल हर एक के चाहिए। तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए पहले इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। होप आप सबको पता होगा एलसीएम कैसे हम निकालते हैं। हम सबसे पहले लीस्ट ऐसा प्राइम नंबर लेते हैं जिसपे हमारे जो नंबर है वो डिविजिबल हो। तो हमने लीस्ट, हमारा प्राइम नंबर 2 है, बिकॉज हर एक नंबर जो है हमारा 2 पे आता है। अब 5 नहीं आएगा, लेकिन हमारे अभी भी 2 नंबर्स हैं जो कि 2 पे डिविजिबल है। अब कोई फिर से हम 2 पे लेंगे। अब नेक्स्ट हम प्राइम नंबर लेंगे 5। एक बात हमेशा याद रखिएगा, एलसीएम लेते वक्त आप हमने हमने हमेशा शुरू करना है वो हमारे प्राइम नंबर से ही शुरू करना है, कंपोजिट नंबर से हमने कभी भी शुरू नहीं करना है। तो हमारा एलसीएम क्या होगा, इन सब फैक्टर्स का मल्टीपल। वो आ गया हमारे पास 8, 15। डेट मीन्स हमें क्या चाहिए है, हर एक ब्रांड की हमें कितने पेन चाहिए है, 120। अब मुझे टोटल में हर एक की कितनी चाहिए, 120। अब जो पेन ए ब्रांड है उसके मुझे पास एक पैकेट में कितने पेन है, 10 पेन है। अगर मैं ए की बात करूँ, अब मुझे चाहिए कितने हैं, 120। तो कितने पैकेट्स चाहिए होंगे मुझे, 120/10। तो डैट मीन्स मुझे इसके कितने पैकेट लेने पड़ेंगे, 12। इसी तरह से बी के हमें कितने चाहिए, बी में हमारे पास एक पैकेट में कितने हैं, 12। तो कितने पैकेट्स रिक्वायर्ड हैं, टोटल नंबर ऑफ पेन्स क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ 1 पैकेट। दैट मीन्स हमें कितने चाहिए, 120/12, 10। इसी तरह हम सी के निकाल देंगे, सी के हमारे आ जाएंगे 120/24। डेट मीन्स हमें कितने पैकेट चाहिए, 5। डेट मीन्स सी के 5, बी के 10 और ए के हमें कितने पैकेट्स चाहिए हैं, 12। तो कौन सा ऑप्शन है, ए के 12, बी के 10, सी के 5। तो हम क्या, हमारा आंसर आएगा 4। इसमें आपको कुछ नहीं करना, उसने सिंपली क्या कहा है, हमें सबके इक्वल नंबर ऑफ पेन्स लेने हैं। तो हमें पैकेट्स हर एक ब्रांड के लेनी पड़ेंगे। तो हम सबसे पहले उसका मिनिमम कॉमन मल्टीपल से सबसे छोटा मल्टीपल है वो ले लेंगे कि हाँ हमें इतने पेन चाहिए। तो फिर जब टोटल हमें पेन्स पता है और एक पैकेट में कितने, तो हर एक की हम जो पैकेट है वो निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर। कोई हमारे पास स्क्वायर है, उसकी जो साइड है वो क्या है, 4 सेंटीमीटर है। इफ इट इज कट इनटू 4 इक्वल स्क्वायर, ये मेरे पास, मैं कोई स्क्वायर ले लेती हूँ जिसकी मेरे पास साइड क्या है, 4 सेंटीमीटर। हमें पता है ऑल साइड्स आर
ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। इट इज कट इनटू 4 इक्वल स्क्वायर। उसको हमने 4 इक्वल स्क्वायर्स में क्या कर दिया, काट दिया। तो हमने इसका मिडल पॉइंट ले लिया। इसका मिडल पॉइंट मीन्स ये क्या है, 2, ये भी 2। यहाँ से हमने मिड पॉइंट्स निकाले, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2, 2। इनको ज्वाइन कर दिया तो मेरे पास ये क्या आ गया, 1 2 3 4, 4 इक्वल स्क्वायर्स मेरे पास हैं, वो आ गए। ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ईच स्मॉल स्क्वायर। ये तो हमने मिड पॉइंट से कर लिया। या तो आप सीधा क्या कर सकते थे, ये मैंने क्या लिया, एक 4 सेंटीमीटर की साइड का स्क्वायर ले लिया। इसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4, तो इसका एरिया कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस एरिया को मैंने क्या करना है, 4 इक्वल स्क्वायर में डिवाइड करना है। तो टोटल एरिया इसका किसके इक्वल हो गया, 4 एरिया स्क्वायर के एरिया के इक्वल ऑफ सिंगल स्क्वायर, जिसके इक्वल होगा क्योंकि इसी से बने हैं। तो एरिया एक सिंगल स्क्वायर का या स्मॉल स्क्वायर का, हम स्मॉल स्क्वायर ही लिख देते हैं, स्मॉल स्क्वायर, तो किसके इक्वल हो जाएगा, 16। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके 4 क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो क्या आ गया, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ से हमारा एरिया आ गया हर एक स्क्वायर का, जो कि क्या है, 4 सेंटीमीटर। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो, यहाँ से मैंने मिड पॉइंट से इसकी साइड निकाल ली, तो यहाँ से सीधा आप अपने स्क्वायर का क्या है, एरिया निकाल सकते हो। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा पेडागोजी का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सॉरी ये पेडागोजी का नहीं है, हमारा मैथ से हमारा कंसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हमें कुछ 4 ऑप्शंस दिए हैं, 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर। जितने भी प्राइम नंबर है हमारे पास वो सारे क्या हैं, ऑड नंबर है। दे आर इन्फिनाइटली मेनी प्राइम नंबर्स। हमारे पास इन्फिनाइट प्राइम नंबर है। अ प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। देयर आर ओनली 4 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर। हमारे पास सिर्फ 4 ही सिंगल डिजिट, सिंगल मीन्स उसमें सिर्फ एक ही नंबर डिजिट हो, ऐसे सिर्फ हमारे पास 4 ही प्राइम नंबर है। अगर मैं बात करूँ हमारे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, आप सबको पता है, मैं बता भी देती हूँ प्राइम नंबर्स क्या है। प्राइम नंबर हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं जिसके है सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हों। फैक्टर मीन्स कि वो जो नंबर है वो किस किस के टेबल पे आता है। जो प्राइम नंबर है या तो वो सिर्फ अपने टेबल पे आएगा या फिर 1 पे आएगा। अब प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर है जिसके 2 फैक्टर हो, 1 या तो नंबर इटसेल्फ। ठीक है। अब हमारे पास जो नंबर है वो इन्फिनाइट नंबर्स है, हमारे पास नंबर्स की कोई काउंटिंग नहीं है कि कहाँ तक वो जाएंगे। तो दैट मीन्स हमारे पास क्या है, इन्फिनाइट प्राइम नंबर। ठीक है। तीसरी बात, हमारा जो 2 है वो सबसे स्मॉलेस्ट और सिंगल ही कैसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स में सिर्फ एक 2 ही है जो सबसे छोटा है और इवन प्राइम नंबर है। क्योंकि उसके बाद अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 क्या है, 1 के टेबल पे भी आता है, 2 के भी आता है और 4 के भी आता है। उसके 3 फैक्टर्स हो गए। तो इसी तरह से बाकी जितने भी नंबर हैं वो हमारे अगर में इवन नंबर्स है तो वो सारे क्या हैं, कंपोजिट्स हैं। और अगर मैं 1 से 10 के बीच में प्राइम नंबर देखूं तो कौन कौन से प्राइम नंबर है, 2, 3 सिर्फ अपने टेबल पे आता है और 1 के टेबल पे 5, 7, क्योंकि जब आपके 4 है, 6 है, ये सारे क्या है, इवन नंबर है तो ये 2 के टेबल पे आएंगे। 8 इवन नंबर है तो वो भी 2 के टेबल पे आएगा। 9 है वो 3 के टेबल पे आएगा। तो हमारे पास सिर्फ 4 ही सिंगल डिजिट प्राइम नंबर है। तो अब इसमें देखिए कि वो क्या कह रहा है, पहले कि ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स। नो, क्योंकि हमारा 2 जो है वो क्या है, इवन नंबर है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी,
तो हमारे पास जो 4 सिंगल डिजिट नंबर हैं जो कि प्राइम नंबर हैं वो कौन से हैं? 4 ही हैं, 2 3 5 7। और प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है कि प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, 1 और नंबर खुद इटसेल्फ। तो ये जो हमारी तीनों स्टेटमेंट क्या है, ये हमारे प्राइम नंबर्स की प्रॉपर्टीज की फॉलो करती हैं। ठीक है, तो हमारे पास कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी? फर्स्ट स्टेटमेंट, क्योंकि वो क्या कह रही है कि ऑल प्राइम नंबर ऑड नंबर है, लेकिन हमारे सारे प्राइम नंबर ऑड नहीं है, क्योंकि 2 हमारा क्या है? प्राइम नंबर, जो कि क्या है? इवन में। सो हमारा आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन कि ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स। नेक्स्ट देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। A number is divisible by all the numbers from 1 to 10। ऐसा नंबर जो कि सारे हमारे 1 से 10 पे क्या हो? डिविजिबल हो। अगर हम बात करें हमारे 10 की टेबल पे कौन से ऐसे नंबर आते हैं जिनकी डिविजिबल बाय 10 के लिए हम क्या देखते हैं? एंड डिजिट क्या हो? 0। तो हम पहले ऐसे नंबर्स देख लेते हैं कि जिसमें एंड डिजिट 0 है, तो दैट मीन्स ये ऑप्शन तो हमारा हो नहीं सकता। फिर हम बात करते हैं हमारे 10 और 100 की। हमें अच्छे से पता है ना ही 10 ना ही जो 100 है हमारा ना तो 3 के टेबल पे आता है, ना हमारा ये 9 के टेबल पे आता है। तो हमने वो नंबर भी क्रॉस कर, तो बचा हुआ जो नंबर है ऑब्वियसली वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो कई बार हम ऐसी स्ट्रेटजी लगाते हैं कि हम पहले वो ऑप्शन हटाते हैं कि जो हमें पता है कि हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो हमें चौथा जो हमारा आंसर है, समटाइम्स यू जस्ट नीड अ स्मार्ट वर्क, नॉट एवरी टाइम यू नीड टू चेक एवरी नंबर कि वो कौन कौन से टेबल पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। सीधा पहले वो निकालो जो पता है कि आपको गलत होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आयशा हैज ओनली ₹5 एंड ₹10 कॉइन्स विद हर। आयशा, उसके पास सिर्फ 2 ही कॉइन्स हैं, आपके 5 और 10। इफ अ टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स शी हैज इज 25। उसके पास जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हैं वो कितने हैं? 25 हैं। एंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी विद हर, उसके पास मनी कितनी है? ₹160। तो कितने नंबर ऑफ कॉइन्स आपके 5 के होंगे और 10 के होंगे? तो इसके लिए हम पहले assumption मान लेते हैं। लेट ₹5 कॉइन, उसको हम मान लेते हैं x, और ₹10 कॉइन उसको मान लेते हैं y। और वो क्या कह रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स क्या है? 25। तो दैट मीन्स x प्लस वाई क्या है आपका? 25। और द अमाउंट ऑफ मनी विद हर इज 60। और जो मनी है उसके पास वन टोटल कितनी है? वो 160 है। अब मनी मैं कैसे निकालूंगी? अब मनी कैसे निकलेगी? अब मुझे नहीं पता कि मेरे पास, अब अगर मैं आपको कहती हूँ आपके पास कितनी, आपके पास 10 नोट्स हैं 5 के, ₹5 ईच, तो आपके पास अमाउंट कितना होगा? तो आप टोटल नंबर ऑफ, तो आप क्या करोगे? अपने नंबर ऑफ नोट्स को उसकी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, और जो वैल्यू आएगी वो नोट्स की क्या है? वैल्यू है। तो अब मेरी टोटल वैल्यू किसकी इक्वल है? नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ x, उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई प्लस, क्योंकि अब टोटल अमाउंट मेरी दोनों तरह के कॉइन्स को बना के बना है, तो उसकी वैल्यू को नंबर ऑफ कॉइन्स से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 160। इसमें से मैं अगर 5 कॉमन ले लूँ तो क्या बच गया? x प्लस 2y, 5 यहाँ से भी कॉमन ले लिया मैंने, 32। 5 कॉमन कैंसिल, तो x प्लस 2y क्या आ गया मेरे पास? 32। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस बन गई, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये दोनों में कॉमन है, प्लस इसमें चेंज हो जाएगा माइनस में, प्लस माइनस में, प्लस माइनस में, प्लस माइनस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस माइनस होएगा, और साइन इसका क्या है? बड़े नंबर का, तो क्या आ गया? -y। प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बढ़ेगा तो -7। तो कितने नोट्स आ गए हमारे पास 10 के? डेट इज 7। y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है? 25। तो 7 प्लस वाई क्या आ गया? 25, और y क्या आ गया? 25 प्लस 7, तो क्या आ गई y की वैल्यू हमारे पास टोटल, सॉरी x की वैल्यू, हम ये x निकाल लेते हैं, y तो हमें दिया हुआ है
निकाल लिया था हमने ऊपर ही। तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 25। तो x क्या आ गया 25 माइनस 7 जो कि है 18। तो x 18 और y 7। x 18 y 7। तो ऑप्शन आ गया हमारा फर्स्ट ऑप्शन कि 5 के हमने 18 नोट्स लिए और y के हमने 10 कॉइन्स रुपीज़ कॉइन के हमने 7 कॉइन्स लिए। तो हमारे टोटल करेंसी थी। इसको हम चेक भी कर सकते हैं, इसमें फुट करके देखिए क्या इसकी वैल्यू नोट्स की वैल्यू कॉइन्स की वैल्यू ये आती है 5 इंटू 18 प्लस 10 इंटू 7। तो क्या आ गया 70 प्लस 90। तो क्या आ गई इसकी वैल्यू कॉइन्स की 160। यही दे रखी थी हमें वैल्यू। तो हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इवैल्यूएट दिस एक्सप्रेशन। हमें कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसको इवैल्यूएट करेंगे। तो हमें पता है कि हम जब भी हमें कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो हम क्या फॉलो करेंगे, हमारा बोर्डमास रूल। बोर्डमास रूल क्या कहता है, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। ना ही यहाँ ब्रैकेट है ना ही यहाँ ऑफ है, तो पहले किससे स्टार्ट करेंगे, डिवीजन से। तो क्या आ जाएगा 17.5 इंटू 3 माइनस 21 डिवाइड बाई 7 -3 इंटू 12.5। तो अब डिवीजन के बाद क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। अब उसके बाद क्या आती है, हमारी एडिशन आएगी। तो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, अंदर आ गई, ये मैंने ब्रैकेट का साइन लगा लिया इजी करने के लिए आप लोगों के लिए। तो ये आ गया -40.5। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 12.0। तो आंसर हमारा क्या आ गया, ऑप्शन 2 12। सिंपल कुछ नहीं था, बोर्डमास रूल लगाइए, पहले ब्रैकेट्स दी हुई है तो ब्रैकेट्स कीजिए, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/6 ऑफ अ ट्रीज इन अ गार्डनर आर नीम ट्रीज। वो क्या कह रहे हैं, नीम के ट्रीज के कितने ट्रीज हैं हमारे पास, जो भी गार्डन है उसमें आपके 1/6 क्या है, टोटल ट्रीज मैंने मान लिए x। तो क्या है 1/6 उसमें नीम है। हाफ ऑफ अ ट्रीज आर अशोका ट्रीज। मैं साथ साथ लिखी जा रही हूँ जो मुझे दिया हुआ है। अशोका ट्रीज कितने हैं वहाँ पे, 1 हाफ दे रखे हैं। एंड रिमेनिंग आर इक्विलिप्टियस ट्री। जितने भी बचे वो हमारे क्या हैं, इक्विलिप्टियस ट्री के ट्रीज हैं। जो भी हमारे बच्चे हैं उसको हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। इफ द नंबर ऑफ अ ट्रीज नीम ट्रीज इज 5, हाउ मैनी इक्विलिप्टियस ट्रीज आर देयर इन गार्डन। अब हमें नीम ट्रीज कितने दिए हुए हैं 5, और यहाँ पे हमने नीम के ट्रीज कितने माने थे 1/6 ऑफ x, जो भी टोटल है अब वो किसके इक्वल है 5 के। हमें पता है ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 30। तो मतलब टोटल ट्रीज वहाँ पे कितने थे, टोटल ट्रीज कितने हैं हमारे 30। अब अशोका ट्रीज कितने हैं, हाफ थे। तो अशोका ट्रीज कितने आगे, हाफ मीन्स 15 हमारे पास अशोका ट्रीज हैं। नीम के ट्रीज कितने दे रखे थे 5। तो जो रिमेनिंग क्या बचे इक्विलिप्टियस के हमारे पास 30 माइनस अशोका और नीम के हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या आ गया हमारे पास, कितने ट्रीज हैं इक्विलिप्टियस के 10 ट्रीज। तो आंसर क्या आ गया 10। कुछ नहीं किया हमने, जस्ट उसकी फ्रैक्शंस ली, उसको जो उसको गिवन दिया था कि नंबर ऑफ ट्रीज में 5 है, हमने हमारे नीम के फ्रैक्शन को उसके इक्वल इक्वेट कर दिया, टोटल ट्रीज निकाले। टोटल ट्रीज की हेल्प से हमने शोका के ट्रीज निकाले। तो नीम के पता लग गया, शोका के पता लग गए, इनका टोटल हमने कर लिया। तो जो बाकी बचे हमारे वो किसके होंगे, यूकलिप्टस ट्रीज जो है हमारे गार्डन के। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
Question number 38. A train leaves Delhi on 29th August 2019 at 16:30 hours and reaches its destination on 31st August at 8:45 hours. The total travel time of the journey is. कोई ट्रेन है वो लीव कर रही है दिल्ली से, उसने लीव किया 29 अगस्त को कितने बजे? आपके 16:30 आवर्स पे, और वो रीच कर रही है अपनी डेस्टिनेशन पे 31 अगस्त को कितने बजे? 0.0845 आवर्स। तो आपको क्या निकालना है? टोटल उसका ट्रैवलिंग टाइम। अब 29 अगस्त से 30, फिर 30 से 31। अगर अब मैं 29 से 30 की बात करूं तो 16:30 ऑफ 29 टू 16:30 ऑफ 30 से कितने आवर्स हो गए? 29 से लेके 30 बजे तक हमारे कितने आवर्स हो गए? ये पूरा एक दिन हो गया। तो कितने आवर्स हो गए? 24। अब 30 की मैं बात करती हूँ 16:30 से लेके, अब 16:30 को हम अगर 24 आवर क्लॉक में चेंज करते हैं तो हम इसको क्या करेंगे? 12 में से माइनस। तो मैंने पहले इसको क्या कर दिया? 12 आवर में चेंज कर दिया। तो ये क्या आ गया? 4:30 PM। ठीक है। और 31 अगस्त वो कितने बजे पहुंची है वहाँ पे? 0:85 आवर्स मीन्स 85 AM पे। तो 30 से 31 अगस्त अगर मैं बात करूँ 4:30 PM से 4:30 AM कितने आवर्स हो गए? 12 घंटे हो गए। PM से AM तो क्या हो गए? 12 आवर्स ये हो गए, 24 आवर्स ये हो गए। अब 31 के कहाँ पे आ गए हम? 4:30 AM और पहुंचे कितने बजे? समय कितने से कितने निकालना है? 8:45 AM। तो क्या निकाल लेंगे इनका डिफरेंस? 8:45 माइनस 4:30 तो कितने आ गए? 4 आवर्स 15 मिनट्स। तो क्या आ गया यहाँ पे? 4 आवर 15 मिनट्स। तो सबका टोटल कर लेंगे। 24 आवर्स प्लस 12 आवर्स प्लस 4 आवर 15 मिनट्स। तो ये कितने हो गए? 40 आवर्स 15 मिनट्स। ठीक है। बेसिकली मैंने क्या किया, जो मेरा टाइम इंटरवल था उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहले 29 अगस्त से 30 अगस्त 16:30 आवर्स से मैंने अगला 16:30 आवर्स लिया। ठीक है। तो पूरा एक दिन का राउंड हो गया। तो कितने हो गए? 24 आवर्स। फिर मैंने उसको क्या कर दिया, मेरे क्योंकि अगले दिन हम कहाँ ले रहे हैं? 8:45 मॉर्निंग टाइम ले रहे हैं, तो मैंने इसको 12 आवर क्लॉक में चेंज कर दिया। तो 4:30 PM से अगले 4:30 AM कितने हो गए? 12 आवर्स हो गए। फिर 4:30 से वो कहाँ कितने बजे पहुंच रहा है? 8:45। तो कितने हो गए? अब दोनों का मुझे क्या निकालना है? डिफरेंस। तो मैंने क्या कर लिया? सब्ट्रैक्ट। अब तीनों टाइम्स को मैंने आवर्स को क्या कर लिया? टोटल कर लिया। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? कितना उसका ट्रैवलिंग टाइम था? दैट इज 40 आवर और 15 मिनट्स। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? 40 आवर्स 15 मिनट्स। ऑप्शन इज 4th D कि उसको कितना टाइम लग रहा है दिल्ली से अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने में? 40 आवर्स 15 मिनट्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस हैव बीन अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर? इनमें से किस में वो जो है किस में आपको जो लेंस है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चेंज कर रखी है? अब कुछ हमारे मिलीमीटर में है, कुछ सेंटीमीटर में है, DM में है। तो पहले हम इसको क्या कर लेते हैं? सिंगल एक यूनिट में चेंज कर लेते हैं। इसको हम सेंटीमीटर्स में ही चेंज कर देते हैं सबको। ऑप्शन ए 8500 mm। अब हमें पता है 1 mm किसके इक्वल होता है? 1/10 सेंटीमीटर के। तो क्या आ जाएगा ये? 850 सेंटीमीटर। फिर क्या है हमारा? 800 सेंटीमीटर 8 mm। 8 mm किसके इक्वल हो जाएगा? 8/10 0.8। बाकी तो सेंटीमीटर में है तो क्या आ जाएगा? 808 सेंटीमीटर। फिर क्या है नेक्स्ट? 80 DM 8 सेंटीमीटर। 80 DM 8 सेंटीमीटर। और 1 DM किसके इक्वल होता है? 10 सेंटीमीटर के।
तो 80 इंटू 10 प्लस 8, तो क्या आ गया 800 प्लस 8, 808 सेंटीमीटर, 08 सेंटीमीटर। देन 8 मीटर, सीधा उसको चेंज कर देते हैं 800 सेंटीमीटर में। अब चेक करते हैं क्या ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगी हुई है। पहले आया 850, सबसे बड़ा तो 850 है, फिर इसने ले लिया 808.8, फिर 808, तो पहले क्या आना चाहिए था 808, फिर आना चाहिए था 800.8, तो ये ऑप्शन गलत है। तो 80 dm 8 सेंटीमीटर, इसी की हम यहीं से वैल्यू डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो ये क्या था 808 पर, और फिर 85 सेंटीमीटर, यहीं से पता चल गया, हमें लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले क्या आना चाहिए था 850, ऑप्शन रॉन्ग है। यहाँ पहले 8 मीटर है, 8 मीटर में पता है 800 की इक्वल है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। तो ये पहले क्या दिया हो 850, फिर 80 dm क्या था हमारा 8 सेंटीमीटर 808, ये क्या था हमारा 800.8, और फिर आ गया 800, तो आ गया डिक्रीजिंग, पहले 850, फिर 808, फिर 808.8, 800, सो ये क्या है हमारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में फोर्थ ऑप्शन। अब नेक्स्ट है, अब 180 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर, हमारे पास कोई वायर है 180 सेंटीमीटर की, उसको हमने फॉर्म कर दिया रेक्टेंगल में। इफ द विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर, उस रेक्टेंगल की जो विड्थ है, इसको मैंने किस में चेंज कर दिया, एक रेक्टेंगल में चेंज कर दिया। उसकी विड्थ कितनी दी है 30 सेंटीमीटर, तो हमें क्या निकालना है, इसकी लेंथ निकालनी है। अब ये क्या दी हुई हमें लेंथ, इस लेंथ को मैंने मोल्ड करके क्या बना दिया रेक्टेंगल, तो दैट मीन्स इसकी क्या दी हुई है बाउंड्री रीजन दे रखी है, दैट मीन्स ये हमें क्या दिया हुआ है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, उसको मैंने पी मान लिया, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, तो ये किसकी इक्वल है 180। लेंथ मुझे निकालनी है, ब्रेंथ की वैल्यू मुझे क्या दी है 30, यहाँ इक्वेशन यहाँ पे 2 इसके साथ मल्टीप्लाई आ रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो क्या आ गया L प्लस 30, 90 इज इक्वल टू L प्लस 30, तो L क्या आ जाएगा 90 माइनस 30, 30 उधर जाके माइनस, क्योंकि जब हम साइड चेंज करते हैं हमारा साइन चेंज हो जाता है, प्लस किस में चेंज होता है माइनस में, तो लेंथ क्या आ गई हमारी 60 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन क्या है ऑप्शन 2, लेंथ इज 60 सेंटीमीटर। ठीक है, move to the next question. Next question is, when asked to write 44, some students of grade 2 wrote it as 404. As a teacher, how will you address this problem? टीचर ने स्टूडेंट्स को कहा टू राइट अ 44 लिखने के लिए, सम ऑफ द स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने उसको लिख दिया एज अ 404। तो एज अ टीचर आप उसको कैसे जो है इम्प्रूव करोगे, एड्रेस करोगे उसकी प्रॉब्लम को, उसको कैसे ठीक करने की कोशिश करोगे। द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट देयर आंसर इन देयर कॉपीज, आप उनके आंसर को डायरेक्टली उनकी कॉपीज में ठीक कर देंगे। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज यूजिंग द कंस्ट्रक्ट मटेरियल, आप जो है उसके प्रिंसिपल एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज के प्रिंसिपल जो है वह आप एक्सप्लेन करोगे। कंस्ट्रक्ट मटेरियल्स उसको डायरेक्ट जो है लाइव एक्सपीरियंस देके, लाइव उसको एग्जांपल देके मटेरियल्स की हेल्प से। ग्रुप देम विद दोज हु हैव डन इट करेक्टली, उनको उन बच्चों के साथ ग्रुप अप कर दोगे जिनका ये क्वेश्चन ठीक था। टेल देम टू फाइंड आउट करेक्ट आंसर्स, उनको बोलोगे कि अपना आंसर आप खुद ढूंढ लीजिए। तो अभी क्या है, हम आप किस बच्चों से डील कर रहे हैं, ग्रेड 2 के स्टूडेंट से। ठीक है, तो हम उनको डायरेक्टली नहीं कह सकते कि अपना आंसर जो है वो ठीक कर लीजिए, वो गलत है, क्योंकि अभी उनकी इतनी एनालाइजिंग उनमें जो है अभी एबिलिटीज़ डेवलप नहीं हुई हैं कि वो अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर सकें। सो दिस इज़ नॉट करेक्ट ऑप्शन। ग्रुप देम विद दोज हु हैव डन इट करेक्टली, आप उनको उन बच्चों के साथ ग्रुप अप कर दें कि जिन्होंने ठीक किया है। अभी इस लेवल तक आके आप इसको हम जो है सोशल जो है सोशल लर्निंग से या पीयर लर्निंग से जो है अभी इतनी डेवलप नहीं हो पाती है, तो हम इसके थ्रू नहीं करेंगे। उनकी डायरेक्ट कॉपीज़ में अगर उनको हम करेक्ट कर देंगे तो क्या होगा,
उससे बच्चे को तो नहीं पता चल पाएगा कि उसका गलती क्या थी। सो दिस इज़ नॉट आवर ऑप्शन। थर्ड, हम उसको खुद अपना जो है उसको एग्जाम्पल्स दे के उसको उसका नंबर एक्सचेंज के प्रिंसिपल खुद बता के जो है उसको उसकी जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करेंगे। सो ऑप्शन हमारा क्या होगा, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज यूजिंग द कंस्ट्रक्ट मटेरियल। Move to the next question. The main purpose of introducing mapping in the primary mathematics curriculum are to promote spatial thinking, to promote proportional reasoning, to make subject easy and interesting, to break the monotony of the numbers। कि हमारे जो है अगर हम प्राइमरी सेशन में प्राइमरी मैथमेटिक्स करिकुलम में हम जो है मैपिंग इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसका क्या पर्पस है, हम क्यों मैपिंग इंट्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, उससे स्पेटियल थिंकिंग जो है प्रमोट होती है, उनसे बच्चों की प्रपोर्शनल रीजनिंग जो है प्रमोट होती है, उससे जो है हमारा सब्जेक्ट ईजी और इंटरेस्टिंग हो जाता है, उससे क्या है नंबर्स ऑफ द मोनोटोनी मींस जो है चुप्पी वो ख़त्म होती है। तो ऑब्वियसली मेनली हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी जो है मैपिंग क्या होती है। बेसिकली मैपिंग क्या होती है, जो भी आपने कंसेप्ट लिखा है उसको विजुअल उसका जो है रिप्रेजेंटेशन करना ग्राफिकल फॉर्म में या डायग्राम जो है फॉर्म में जो है हम उस कंसेप्ट को क्या है जो है उसको उसको जो है उनके बीच में लिंक बनाने के लिए उनके बीच में क्या इंटरकनेक्शन है उस चीज़ को डेवलप करने के लिए जो है हम उसकी क्या बनाते हैं, किसी भी हमारे टॉपिक की जो है हम मैपिंग कंसेप्ट मैपिंग जो है हम करते हैं। सो मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ कंसेप्ट मैपिंग कैसे होती है हमारी। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल है कंसेप्ट मैपिंग जो है उसमें ट्राइंगल्स की कर रखी है। उसमें उसने क्या किया, ट्राइंगल्स, अब हमें पता है ट्राइंगल्स हमारे दो फेस हैं, हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एंगल और विद रिस्पेक्ट टू द लेंथ ऑफ साइड। दो तरह से हम ट्राइंगल्स की क्लासिफिकेशन जो है हम करते हैं। एंगल के रिस्पेक्ट से हमारा क्या आता है, क्यूट एंगल आता है, राइट एंगल आता है, ऑब्ट्यूज एंगल आता है। फिर हमारा विद रिस्पेक्ट टू अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ के बेसिस पे हम उनको स्केलर आइसोलेस और इक्विलेटर में करते हैं। उनकी आप प्रॉपर्टीज़ क्या है कि क्यूट में तीनों एंगल्स एक्यूट होते हैं, राइट एंगल में हमारा एक एंगल राइट होता है, ऑब्ट्यूज में एक एंगल हमारा ऑब्ट्यूज होता है, आइसोलेस में हमारी दो साइड्स इक्वल होती हैं, स्केलर में हमारी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, इक्विलेटर में हमारी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो उसने स्नैपिंग करके उन दोनों में क्या किया है, एक डिफरेंस बताया है, उनकी क्लासिफिकेशन की है, कितने टाइप्स के एंगल हैं, उनकी क्या फीचर्स हैं और कैसे वो ट्रायंगल लगते हैं। तो उससे क्या है बच्चे को एक विजुअल आपको उसको एक मिलेगा, आइडिया मिलेगा कि हाँ उस टॉपिक में क्या है, उस टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं। तो एक किसी भी टॉपिक की कंसेप्ट मैपिंग से उसको जो है उसके बारे में विजुलाइज कर सकता है अपने माइंड में, हाँ हाँ ऐसे ऐसे होता है, ये उनके बीच में इंटरकनेक्शनशिप्स हैं, ये उनके बीच में डिफरेंसेस हैं। तो उससे हमारा जो है हम चीज़ों को एनालाइज कर पाते हैं। अब इजली हम जो है हमारे ट्राइंगल्स को एनालाइज उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एक उसको सभी को एक साथ देख के। तो उससे क्या है इजीली जो है कंसेप्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, उसको बच्चा जो है इजीली ट्राइंगल्स को क्लासीफाई करना उसको कैसे करना है वो सीख जाएगा। तो इट इज़ टू मी बेसिकली क्या है उससे चीज़ें उसको पता चलेंगी। तो बेसिकली क्या है, इससे हम क्या प्रमोट करना चाह रहे हैं, स्पेटियल थिंकिंग में हम क्या कहते हैं कि बच्चे की इमेजिनेशन करना, कैसे उन चीज़ों को व्यू कर रहा है उसके बारे में हम जो है इमेजिन करना, उनके माइंड के उसको विजुलाइज करना, उसके बीच में इंटर रिलेशनशिप कनेक्ट करना। तो बेसिकली हम मैपिंग में क्या दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे इन एंगल्स में कितने तरह से एंगल्स ट्राइंगल्स को एंगल्स के बेसिस में क्लासीफाई कर रहे हैं या साइड्स में क्या उनके बीच में इंटर रिलेशनशिप है। तो ऑब्वियसली हमारी जो है स्पेटियल थिंकिंग क्या है इससे प्रमोट होती है। प्रपोर्शनल रीजनिंग का मतलब क्या है, कैसे आप उन चीज़ों को कंपेयर करना सीख जाते हैं। तो ऑब्वियसली जब हम कंसेप्ट मैप कर रहे हैं, हाँ इसमें हमारे टॉपिक में ये हो रहा है, इसमें क्या हमारा डिफरेंस है या क्या इनमें बेसिस है, तो आप कंपेयर करना सीख जाते हैं। तो ऑब्वियसली हमारा मेन पर्पस क्या है, उससे हम दो चीज़ें हमारी जो है जो इम्पॉर्टेंट है, ऑब्वियसली सब्जेक्ट ईजी इंटरेस्टिंग बन रहा है क्योंकि अब इससे बच्चे ईजी उस चीज़ को ग्रैप कर सकते हैं कंसेप्ट को। लेकिन मोर देन दैट अगर हम देखें हमारे सबसे ज़्यादा हम किस पे हम करना चाहते हैं फोकस, कि हमें उसकी कंपैरिजन उसको करना सिखाना है। चीज़ें इजी और इंटरेस्टिंग तो बनानी है, लेकिन इंटरेस्टिंग करने का ये नहीं मतलब है कि उससे हमें कोई बच्चे का बेनिफिट ना हो। बेसिकली हम उनको क्या करना है, उनकी कंसेप्ट फॉर्मेशन बनानी है, उनके बीच में उनको एनालाइजिंग पावर सिखानी है, उनको विजुलाइज करना सिखाना है। तो हमारे कौन से ऑप्शंस जो है, जो मेन पर्पस है हमारा मैपिंग इंक्लूड करने का, डाटास टू प्रमोट स्पेटियल थिंकिंग एंड टू प्रमोट द प्रोपोर्शनल रीजनिंग। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, जिसमें ए और बी हमारे ऑप्शन है कि टू प्रमोट स्पेटियल थिंकिंग एंड टू प्रमोट द प्रोपोर्शनल रीजनिंग।
Which of the following topics are not a part of the primary school mathematics curriculum as per is the NCF 2005? अगर NCF 2005 की बात करें, जो हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है, उसके अकॉर्डिंग कौन से टॉपिक जो है हम प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स में इंक्लूड नहीं कर सकते? तो ऑप्शन फर्स्ट है, ऑप्शन है हमारा टेस्लेशन, सेकंड इज सेमेट्री, थर्ड इज पैटर्न्स एंड फोर्थ इज रेशियो। तो अगर हम इसमें बात करें तो ये जो हमारे तीन अगर टॉपिक्स हैं, टेस्लेशन, सिमेट्री, पैटर्नाइजेशन, से बेसिकली किसके ऊपर बेस्ड है? हमारी विजुअलाइजेशन के ऊपर, विजुअलाइजेशन कंसेप्ट के ऊपर बेस है। ट्रांसलेशन बेसिकली क्या होता है? हमारा कोई भी पैटर्न है उसको हमने वाइड एरिया में उसी की ही रेपिटेशन हो रही है। सिमेट्री है कि आप चीज़ों को उसमें भी हम क्या करते हैं, बेसिकली विजुअल जो है उसमें हो रहा है, पैटर्न्स कैसे एक ट्रेंड चल रहा है, तो हम विजुअलाइजेशन करना, उसमें रिकॉग्नाइजेशन करना, ये चीज़ें जो है इन पे हम फोकस करते हैं। तो एनसीएफ हमारी 2005 क्या कहती है कि बेसिकली प्राइमरी लेवल पे हम क्या बच्चों की विजुअलाइजेशन पे, रिकॉग्नाइजेशन पे, इन चीज़ों के ऊपर जो है फोकस करते हैं। वेयर एज जो हमारी रेशियो है वो किसके ऊपर बेस है? कंपैरिजन के ऊपर बेस है, जिसमें बच्चे की कुछ एब्स्ट्रैक्शन लेवल जो है उस व्यू से जो है बच्चा देखने लग जाता है चीज़ों को। तो ये चीज़ जो है हमारा अभी बच्चों के प्राइमरी लेवल तक, इस लेवल तक हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं वो अभी तक नहीं पहुँचे हैं। तो हम जो रेशियोज़ हैं वो एनसीएफ के अकॉर्डिंग हम उसमें जो है हमारे प्राइमरी लेवल में इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, ज़्यादा फोकस हम उनकी विजुअलाइजेशन, रिकॉग्नाइजेशन, उनकी इमेजिनेशन, इन पे ज़्यादा जो है हम फोकस करेंगे। Next is the which of the following resources or teaching learning method can be used by the teacher to show that the two rectangles of different dimensions can have the same area without using the formula? इसमें से कौन से resources या कौन से teaching learning method है जो टीचर यूज़ करेगी बच्चे को दिखाने के लिए कि चाहे दो rectangles हैं, उनके dimensions आपके क्या है, डिफरेंट है, इवन देन उनका क्या हो सकता है सेम एरिया, लेकिन आपको फॉर्मूला जो है वो यूज़ नहीं करना है, नॉर फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ, वो आपको यूज़ नहीं करना है। तो हमें क्या निकालना है? फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा एक रेक्टेंगल है जिसकी 3 मीटर है, एक 2 मीटर है उसकी ब्रेथ, और एक है जिसकी लेंथ क्या है हमारी 6 मीटर और ब्रेथ क्या है 1 मीटर। दोनों के केसेस में एरिया क्या है? 6 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ तो हमने सीधा लेंथ इंटू ब्रेथ का फॉर्मूला लगाया, लेकिन अब हमने इसको यूज़ नहीं करना है। अगर मुझे इनका एरिया निकालना है तो मैं कौन सी जो है जो अपनी मटेरियल्स हैं वो यूज़ कर सकती हूँ? फर्स्ट स्केल। स्केल बेसिकली आपका क्या करता है? लेंथ मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है ना। तो वो तो यार इस साइड मेजर कर सकते हैं या इस साइड मेजर करता है, हमें क्या निकालना है? कितना ये एरिया जो है ऑक्यूपाई कर रहा है। सो स्केल के साथ पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इज ग्राफ पेपर। आपका ग्राफ पेपर कैसे होता है? अगर मैं ग्राफ, इसमें छोटे छोटे जो है ब्लॉक्स बने होते हैं, तो बेसिकली अगर हम वहाँ पे हम अपना ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो हम चेक कर सकते हैं कितने जो है वो ब्लॉक्स उसमें कवर हो रहे हैं। ऐसे ही हम दूसरे में चेक कर लेंगे कि हमारे कितने ब्लॉक्स कवर हैं। अगर इक्वल नंबर ऑफ ब्लॉक्स होंगे तो दोनों का एरिया क्या है? इक्वल है। तो डैट मीन्स हम क्या यूज़ कर सकते हैं? ग्राफ पेपर। थ्रेड लेंगे, थ्रेड भी क्या करेगा? सिर्फ आपकी बाउंड्री मेजर करेगा, तो हम थ्रेड भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइल्स। दोनों में क्या है? टाइल्स लगा के देखो, अगर दोनों में इक्वल टाइल्स आ रही हैं तो डैट मीन्स उनका जो ऑक्यूपाइंग एरिया है वो क्या है? सेम है। तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं? आइदर ग्राफ पेपर, सेकेंड इज आइदर बाय टाइल्स। तो हम कौन सा ऑप्शन है हमारा? बी और डी। तो सेकेंड ऑप्शन डैट इज बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू अंडर अचीवमेंट इन द मैथमेटिक्स? कौन सा एक फैक्टर है जो कि बच्चों की परफॉर्मेंस के ऊपर, उनको अचीवमेंट, अपना गोल अचीव करने में मैथमेटिक्स में उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो इफेक्ट करता है? फर्स्ट इज जेंडर, कि उनका जो भी जेंडर है वो मेल्स हैं या फीमेल है, उनकी सोशल बैकग्राउंड, दैट इज ब्लैक बैकग्राउंड, उनकी सोशल बैकग्राउंड के ऊपर, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स का नेचर ही ऐसा है हमारा, इनेट एबिलिटी ऑफ द पर्सन, इनेट मीन्स जो बाय बॉर्न बच्चे में जो है करेक्टरिस्टिक्स है कि वो बाय बॉर्न ही हम कह रहे हैं कि वो बच्चा ये जो है हमारा मैथ्स में वीक ही है। तो अगर हम पहले बात करें जेंडर की, डैट मीन्स अगर जैसे अगर हम जेंडर बाइसिंग की बात करें कि हमारे जो बॉयज़ हैं वो तो मैथ्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन जो गर्ल्स हैं वो बेटर है हाउस होल्ड वर्क में या होम साइंस में, तो डाटाज क्या है वो एक जेंडर बाइसिंग में आ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि बॉयज़ कैन डू दिस और गर्ल्स कैन डू दिस, इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन देयर इंटरेस्ट
सो एक जेंडर के बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि वो हाँ इसकी वजह से ही ये बच्चा जो है वो मैथ्स में वीक है। सो दिस इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। सेकेंड इज सोशल बैकग्राउंड। येस, हम जो सोशल कल्चर बैकग्राउंड है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इफेक्ट करता है, क्योंकि हम जब भी बच्चे की ग्रोथ की बात करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उसकी जो बैकग्राउंड है या उसका जो कल्चर है, जो उसकी सोसाइटी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर मैं बात करूँ, एक हमारा बच्चा है वो एक विलेज साइड से आ रहा है, एक अनएजुकेटेड फैमिली से आ रहा है, और एक हमारा बच्चा है जो कि एक एजुकेटेड फैमिली से आ रहा है, तो ये एक दिस कैन बी द रीज़न कि जो अब एजुकेटेड फैमिली वाला बच्चा है उसमें क्या है, उसके पेरेंट्स जो हैं, उसके जो सिबलिंग्स हैं, तो वो हाँ उसको हेल्प आउट कर सकते हैं। लेकिन जो एक अनएजुकेटेड फैमिली से आ रहा है तो उसको ये सपोर्ट एंड एवरीथिंग नहीं मिल सकती। तो हाँ, दिस कैन बी द रीज़न जो है कि बच्चा जो है आपका वीक रह रहा है, उसको उतना अपना जो गोल है वो अचीव नहीं कर पा रहा है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सेकेंड ऑप्शन, डैट इज़ द सोशल कल्चर बैकग्राउंड। अगर मैं फिर भी बात करूँ हमारे सेकेंड जो टॉपिक्स है, तो नेचर ऑफ मैथमेटिक्स ऐसे नहीं है कि हाँ बच्चा जो है उसकी उसकी वजह से बच्चा जो है वीक हो रहा है, क्योंकि हम जब भी हम किसी करिकुलम की बात करते हैं तो हम जो करिकुलम हम क्या कहते हैं, दिस इज़ फॉर द स्टूडेंट। जो भी हम अपनी जो सिटिंग करते हैं वो बच्चों के इंटरेस्ट, बच्चों की कैपेबिलिटीज़, बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग जो उनको फ्यूचर में हेल्प करेगा, उसके अकॉर्डिंग, बच्चों के स्कोप के अकॉर्डिंग। तो जो करिकुलम सेटिंग है वो बच्चे को देख के ही, दैट इज़ ऑल अराउंड जो है स्टूडेंट्स के ही या चाइल्ड के अकॉर्डिंग होती है। सो दैट इज़ नॉट कैन बी द रीज़न कि उसकी वजह से बच्चा जो है दैट इज़ नॉट डूइंग वेल इन द मैथमेटिक्स। इनिट एबिलिटी कोई भी बच्चा जो है दैट इज़ हम अगर हम चाइल्ड थ्योरी में अगर हम बात करते हैं तो क्या है, जो बच्चा अपनी इन्वायरमेंट से, उसकी वजह से ही उसकी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसकी डेवलपमेंट में। तो वी डोंट, अगर हम थ्योरीज पे अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि जो बच्चे हैं कि वो उनके एक बाय बॉर्न ही ये करेक्टरिस्टिक्स आती है कि हाँ ये तो बहुत अच्छा मैथमेटिशियन है या ये बहुत अच्छा, बहुत ही साइंस है। सो दिस इज़ नॉट अ फैक्टर। सो हमारा फैक्टर कौन सा जो इफेक्ट करता है, डैट इज उसकी सोशल, जिसकी कल्चर बैकग्राउंड कैसी है, कैसे वो बैकग्राउंड से वो बच्चा आ रहा है। तो ये जो एक रीज़न है उसकी मैथ्स में अंडर अचीवमेंट के लिए हो सकता है। सो द ऑप्शन इज सेकेंड ऑप्शन, ऑप्शन की ऑप्शन नंबर 2। Which of the following is most appropriate strategy to explain that 1/4 is less than 1/3? कि कौन सी जो है स्ट्रेटजी जो है हम यूज़ करेंगे एक्सप्लेन करने के लिए कि 1/4 इज लेस देन 1/3? तो यूजिंग द एलसीएम मेथड, इसमें आप पहले क्या करोगे, अगर आपने दो नंबर्स को देखना है कि कौन बड़ा है कौन नहीं है, जैसे 1/4 1/3 ये आपकी फ्रैक्शंस है, पहले आप इनको लाइक फ्रैक्शंस में बनाओगे, एलसीएम लेके तो एक पूरा कैलकुलेशन पार्ट करोगे, तो इससे काफ़ी लॉन्ग आपका जो है मेथड हो सकता है। नेक्स्ट इज़ बाय यूजिंग द पेपर स्ट्रिप। पेपर स्ट्रिप्स में हम क्या करेंगे, हम दो स्ट्रिप्स ले लेंगे, एक ही स्ट्रिप के हम 4 हिस्से कर देंगे। जैसे एक पूरी स्ट्रिप ली हमने 0 से 1, उसके हमने नंबर ऑफ पार्ट्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने उसको 10 पार्ट्स में कर दिए, वहाँ पे उसका 1/4 को इंडिकेट कर देंगे और दूसरे में 1/3 को इंडिकेट कर देंगे। तो फिर देख लेंगे कौन सी बड़ी है। तो सिंपली हम एक एक्टिविटी मैथड से जो है चेक कर लेंगे कि हमारा 1/4 बड़ा है या फिर हमारा 1/3 बड़ा है। नेक्स्ट इज यूजिंग द टाइम ब्लॉक्स। टाइम ब्लॉक्स तो बेसिकली हम किसके लिए यूज़ करते हैं, हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यूजिंग अ नंबर चार्ट, नंबर चार्ट से आप कैसे देख सकते हो कि नंबर बड़ा है, क्योंकि उसमें तो बेसिकली हमारे क्या दिए होते हैं, वो नंबर्स दिए होते, तो ये भी नहीं हम कर सकते हैं। तो हम दो मेथड्स हैं, एलसीएम या पेपर स्ट्रिप्स, लेकिन जो सबसे ईजी है कि हम सिंपली जो है बाय विजुअल वे से हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा हमारा बड़ा है। तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, हमारा ऑप्शन क्या होगा, यूजिंग द पेपर स्ट्रिप्स जो है हम चेक करेंगे कौन सा हमारा जो है नंबर 4/4 हमारा लेस है 1/3 से, क्योंकि यहाँ से तो आप एक कैलकुलेशन करके दिखाओगे, आपको एक्सप्लेन करना है, तो हम इसको बच्चे को विजुअल है दिखा के हम दिखा सकते हैं कि हाँ इस तरह से ये आपकी जो स्ट्रिप है वो छोटी रह रही है। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक स्ट्रिप ली, मैंने उसके यहाँ पे 10 पार्ट्स कर दिए, 1 2 3 4 5 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या हो गया उसका, मैंने यहाँ पे इसका 1/4 पार्ट ले लिया। या फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, एक और तरीके से सबसे ये मैंने सेम दो डिमेंशंस की चीज़ें ले ली, यहाँ मैंने इसको 3 पार्ट्स में कनेक्ट किया, ये मेरा 1/3 है, यहाँ मैंने इसको 1 2 3 4 पार्ट्स में कर दिया। तो यहाँ देखिए आपके 1/3 है उसका एरिया ज़्यादा है, लेकिन इसका जो एरिया है वो
कम है, तो डैट मीन्स हमारा जो 1/4 है वो किससे लेस है, 1/3 से। तो हम एक बच्चे को विजुअल दिखा के हम दिखा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारा जो 1/4 है वो लेस देन 1/3 है, तो डैट मीन्स ईजिली हम जो पेपर स्ट्रिप से बच्चे को दिखा सकते हैं। Move to the next question. Which of the following is the most important aspect of making lesson plan while teaching mathematics to the primary school children? इसमें से सबसे important aspect क्या है जब हम एक टीचर जो है अपना लेसन प्लान बना रही है बच्चों के लिए, प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रंस के लिए लेसन प्लान टीचर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उसमें एक टीचर प्लान आउट करता है कि आज वो क्या कंटेंट, कितना कंटेंट कवर करने वाला है, उसकी पीके टेस्टिंग क्या होगी, उसमें आप रिकैपिटुलेशन में क्या क्वेश्चन पूछोगे, उसकी होम असाइनमेंट में क्या क्वेश्चन होंगे, कौन से मटेरियल्स हम रिक्वायर्ड कर रहे हैं। तो डैट इज़ अ क्वाइट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट जो है आपका लेसन प्लान का, वाइल इन टीचिंग में उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो कौन सी चीज़ को आप ज़्यादा जो है प्रेफरेंस देंगे जब आप अपना लेसन प्लान बना रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑफ द टेक्स्ट बुक। आप जो है टेक्स्ट बुक की सीक्वेंस को फॉलो करें कि ऑब्वियसली उसमें इंटरकनेक्शन है, तो उससे बच्चों को भी ईजिली रहता है कि हाँ बुक से इमेजिन करना कि हाँ टीचर ये करवा रही है फिर इसको दे कर आएगी, तो ऑब्वियसली दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट प्रेजेंट करेगी मैथमेटिकल कंसेप्ट को स्ट्रक्चर मैनर में, वो भी बहुत ज़रूरी है कि लिंकिंग होनी बहुत ज़रूरी है, एक स्ट्रक्चर फॉलो होना बहुत ज़रूरी है कि वो इस टॉपिक के बाद इस टॉपिक पे जा रही है। थर्ड, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ टू स्टूडेंट्स टू अलाउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कंसेप्ट। हम बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ देंगे कि वो अपने मटेरियल की खुद जो है उनको अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, वो खुद अपनी लर्निंग कर सके, उनको कंसेप्ट के बारे में सोच सके। नेक्स्ट, राइटिंग द एक्टिविटीज़ एंड क्वेश्चन फॉर द रेफरेंस। आप पहले से एक्टिविटीज़ जो है क्वेश्चन जो है रेफरेंस के लिए, ऑब्वियसली जब हम लेसन प्लान बनाते हैं हम क्या क्या एक्टिविटीज़ करने वाले हैं, क्या क्या पीके टेस्टिंग में पूछने वाले हैं, क्या क्या हम कैलकुलेशन में पूछेंगे जब हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं, उसके बाद उससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो वो हम सब कुछ एडवांस में करेंगे। ये इट इज़ ऑल्सो करेक्ट, हाँ, कि हम ये चीज़ें जब भी हम ज़रूर अपने ध्यान में रखेंगे कि हाँ कि टेक्स्ट बुक की सीक्वेंस फॉलो हो, उसके मैथमेटिकल कंसेप्ट स्ट्रक्चर मैनर में हो, उनके लिए हम क्या एक्टिविटीज़ करवाने हैं वो सब वेल एडवांस्ड ये सीटें होना चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें हम बेसिकली किसके अराउंड कर रहे हैं, बच्चों के लिए करें। लेकिन अगर उस एक्टिविटी में, उस कंसेप्ट पढ़ाने में अगर बच्चा ही एक्टिव नहीं है, बच्चे की एक्टिव लर्निंग नहीं हो पा रही है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेसिकली जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा एस्पेक्ट है कि हम बच्चे को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें, बच्चे के ऊपर जो है एक अपनी एक्टिंग लर्निंग उसका पार्ट लेनी, बच्चा खुद एक्टिवली उस चीज़ में पार्ट ले, तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो हमारा जो बेसिकली है लेसन प्लान इस तरह से डिज़ाइन हो रहा है कि उसमें बच्चा भी अपनी लर्निंग में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, तो उसी के अकॉर्डिंग हम ऐसी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करें जिसमें बच्चा खुद उस चीज़ को जो है फाइंड आउट करे, उस चीज़ के खुद बारे में अपना जो है पढ़े, उसको खुद अपने आप उस चीज़ के बारे में चीज़ों को सोचे। तो डैट मीन्स हम क्या करेंगे, ऐसा बच्चों को खुद अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे कि वो अपनी कंस्ट्रक्शन ऑफ कंसेप्ट जो है वो खुद करे। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है, क्योंकि जो हमारा स्टूडेंट है हमें उसको क्या बनाना है, एक्टिव लर्नर बनाना है। एक टीचर खुद ही सिर्फ एक्टिव लर्नर ना हो और बच्चा पैसिव लर्नर बन के रह जाए, तो दैट इज़ नॉट कमेंडेबल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज द फीचर ऑफ द कंस्ट्रक्टिव मैथमेटिक क्लासरूम। इसमें से कौन सी जो है हमारी स्टेटमेंट है इट इज़ नॉट फीचर ऑफ कंस्ट्रक्टिविटीज मैथमेटिक क्लासरूम। कंस्ट्रक्टिव मैथमेटिक क्लासरूम हमारी क्या होती है, जिसमें जो बच्चा है हमारा क्या होना चाहिए, एक्टिव लर्नर होना चाहिए, बच्चे के अराउंड, बच्चे के अकॉर्डिंग जो है हमारा जो लेसन है या जो हमारा करिकुलम है या जो हमारी लर्निंग है वो उस बच्चे को सेंटर्ड करके होनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द रोल ऑफ द लैंग्वेज इन द डायलॉग इन द लर्निंग मैथमेटिक्स इज गिवन ड्यू अटेंशन, कि आप मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन जिस लैंग्वेज में यूज़ कर रहे हो, उसके ऊपर बहुत ही अटेंशन देनी चाहिए। बिकॉज क्योंकि अगर एक इंस्ट्रक्शन ऑफ मीडियम बच्चे का और है और हम टीचर की जो इंस्ट्रक्शन गिवन मोड अलग लैंग्वेज में है, सो दैट विल क्रिएट अ हिंड्रेंस उसके बच्चे की लर्निंग में। तो हमें उस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंस देनी कि हम किस लैंग्वेज में, किस मीडियम में जो है हमारी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। द टीचर एक्नॉलेज दैट द स्टूडेंट्स में कंस्ट्रक्ट द मल्टीपल अंडरस्टैंडिंग्स फ्रॉम द गिवन इंटरेक्शन। टीचर पहले इसे सोच एक्नॉलेज करे, उसको ध्यान में रखें कि जो बच्चे जो हैं डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग्स, मतलब बच्चे जो है अलग अलग तरह से किसी व्यू ऑफ से लेंगे, जब एक गिवन इंटरेक्शन से अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ निकालेंगे, उसके बारे में अलग अलग थिंकिंग्स बनाएंगे, उसको अलग अलग तरीके से जो है समझेंगे। सो दैट इज़ हमें जो है उस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है, बिकॉज हम जो लर्निंग है उसको हम बच्चे को एक्टिव लर्नर के सेंटर्ड आउट करके जो है हम अपना
जो है एक लेसन जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। ऑब्जेक्टिव टेस्ट आइटम्स आर यूज्ड एज अ प्राइमरी मींस ऑफ जो है असेसमेंट। आप असेसमेंट के लिए सिर्फ जो है ऑब्जेक्टिव टाइप को ही आप बेसिकली जो है प्राइमरी सोर्स जो है वो यूज़ करें। नेक्स्ट, कनेक्शंस बिटवीन मैथमेटिक्स एंड अदर कैलकुला आर हाईलाइटेड। उनके कनेक्शंस जो है उनको हाईलाइट करना चाहिए, तभी बच्चे को जो है उसका एक पता चलेगा कि हाँ मैथमेटिक्स को हम कैसे दूसरे एरियाज़ में हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव एक हमारा प्राइमरी मीन्स ऑफ असेसमेंट है, उससे बच्चे की एक्टिंग लर्निंग में हम कुछ नहीं है। बेसिकली यहाँ पे हम किस बच्चे की जो लर्निंग पे जो फैक्टर्स इफ आपके इफेक्ट करते हैं डाटास की, उसकी लैंग्वेज कैसी है, बच्चे को जो टीचर्स को ध्यान में रख के चले कि बच्चा जो है अलग अलग चीज़ अलग अलग एंगल से अलग अलग जो है तरीके से समझेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी वो करे प्लानिंग्स करे, उसके बीच में उनको कनेक्शन विजुलाइज करे ताकि उसको उसके बाकी कैलकुलस में हेल्प कर सके। तो हमारा ऑप्शन जो डैट इज़ नॉट अ फीचर ऑफ द कंस्ट्रक्टिव मैथमेटिक क्लासरूम इज ऑप्शन 3 की ऑब्जेक्टिव टेक्स्ट हमारे क्या है प्राइमरी मीन्स है, बिकॉज उसमें हम अलग अलग तरीक़ों से जो है बच्चे को असेस करते हैं। डैट इज़ ऑब्जेक्टिव ही आपका जो है प्राइमरी मीन्स ऑफ असेसमेंट नहीं होना चाहिए। बहुत से हम डिपेंडिंग अपॉन द चाइल्ड जो है और उनके लेवल के अकॉर्डिंग, उनकी बच्चों के अकॉर्डिंग जो है हम अपनी असेसमेंट ऑफ मीन ऑफ असेसमेंट जो है वो डिसाइड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन एग्रीमेंट विद द कंस्ट्रक्शनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। उसमें से कौन सी स्टेटमेंट एग्री करती है कंस्ट्रक्शन व्यू ऑफ मैथमेटिक्स के? मैथमेटिक्स इज लर्निंग अबाउट फैक्ट्स। मैथमेटिक्स आप फैक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हो, ऑब्वियसली हम कोई ये तो डिफाइन नहीं कर रहे हैं कि हम उसको वेरीफाई नहीं करते हैं कि क्या सच है क्या नहीं है। तो मैथमेटिक्स इज अबाउट लर्निंग। सिर्फ आप मान नहीं रही हो, आप अपनी थ्योरम्स भी प्रूव करते हो, सब कुछ करते हो, तो ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्कवर द ट्रुथ। मैथमेटिक्स जो है मैथमेटिशियंस आर रिक्वायर्ड टू डिस्कवर द ट्रुथ, उनको ट्रुथ ढूंढना है। मैथमेटिक्स इंटरली ऑब्जेक्टिव है, ऐसा भी नहीं कि मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव है। विजुअलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट ऑफ द मैथमेटिक्स। येस, द विजुअलाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है हमारे मैथमेटिक्स का, क्योंकि बच्चे उससे चीज़ों को देख के जो है कैसे उनके बीच में कनेक्शन है, उनकी इमेजिनेशन करते हैं। तो जो हमारी विजुअलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज इन द स्टेटमेंट विच इज़ अग्रीमेंट विद द कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि विजुअलाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट दिया हुआ है, उससे बच्चों की परफॉर्मेंस पे, उसके बच्चों की इमेजिनेशन पावर बहुत इफेक्ट पड़ता है। सो द ऑप्शन 4 इज द विजुअलाइजेशन क्या है आपका इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है मैथमेटिक्स का। हाँ जी, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज़ बेस्ट सूटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पेटियल अंडरस्टैंडिंग अमंग द चिल्ड्रन। कि हमें यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दे रखी हैं, उनमें से कौन सी जो सबसे बेस्ट है अगर हम बच्चे में स्पेटियल अंडरस्टैंडिंग जो है अगर हम उसमें डेवलप करना चाहते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ड्राइंग द टॉप व्यू ऑफ बॉटल, लोकेटिंग सिटीज़ ऑन अ मैप, थर्ड नोटिंग द टाइम ऑफ द मून राइज रिप्रेजेंटिंग अ नंबर ऑफ अ नंबर लाइन। तो अगर हम इसमें बात करें कि मेरे लास्ट टू जो ऑप्शन हैं, नोटिंग द टाइम ऑफ अ मून राइज, तो बेसिकली उसने क्या करना, मून निकला उसका टाइम नोट कर लिया, और रिप्रेजेंटिंग अ नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन दी, उस पर नंबर्स कर दिए। तो उसके बारे में बच्चा कोई इमेजिनेशन नहीं कर रहा है, कि चीज़ों को एनालाइज नहीं कर रहा है, उसको सोच नहीं रहा है, कि उसको डिफरेंट एंगल से नहीं देख रहा है। लोकेटिंग सिटीज़ ऑन अ मैप पे जाएगा, सिटीज़ को उनकी लोकेशन देखेगा कहाँ पे है। लेकिन अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, ड्राइंग द टॉप व्यू ऑफ बॉटल, तो पहले वो क्या करेगा, उस बॉटल को देखेगा, उसकी शेप को देखेगा, उसके साइज़ को एनालाइज करेगा कि उसमें कौन सी साइड्स हैं या कौन सी एंगल्स हैं या वो किस शेप में है। तो डैट मीन्स उसको विजुअलाइज करेगा, उसको इमेजिन करेगा, उस व्यू को देख के फिर उसको जो है अपनी इमेजिनेशन को उसको देख के उसने एनालाइज किया है, देन उसको वो अपनी जो है उसको अपने थॉट्स को जो है वो थ्रू आउट करेगा। तो डैट मीन्स कि इसमें हमारी स्पेटियल अंडरस्टैंडिंग जो है बच्चों में डेवलप हो रही है, डैट इज़ बाय ड्राइंग द टॉप व्यू ऑफ अ बॉटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स। इनमें से कौन सी जो चीज़ है वो लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स के रिस्पेक्ट में ट्रू नहीं है। फर्स्ट इज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म एंड एक्सेल इन मैथमेटिक्स इज इनेट। डैट मीन्स वो उसकी एक बिल्ड इन जो है कैपेसिटी है बच्चे की, हाँ कि वो परफॉर्म करेगा और अच्छा एक्सेल करेगा। द टीचर्स बिलीव अबाउट द लर्नर्स पावरफुल इम्पैक्ट ऑन द लर्निंग आउटकम्स। तो टीचर की बच्चे के बारे में जो सोच है कि हाँ ये बच्चा अच्छा कर सकता है या फिर ये अच्छा नहीं कर सकता, एक बहुत काफ़ी इम्पैक्ट इसका पावरफुल इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे की लर्निंग आउटकम्स में।
देन स्टूडेंट्स सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स इम्पैक्ट देयर परफॉर्मेंस इन द मैथमेटिक्स, जो स्टूडेंट्स की जो है सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो बच्चे की परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट करती है. नेक्स्ट, स्कूल लैंग्वेज ऑफ द इंस्ट्रक्शन कैन इम्पैक्ट द चाइल्ड परफॉर्मेंस इन अ मैथमेटिक्स, जो स्कूल लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन है वो बच्चे की परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट करती है. सो अगर हम पहले बात करें कि एबिलिटी टू परफॉर्म एंड एक्सेल इन मैथमेटिक्स जो है इट इज़ इनेट, द टीचर्स बिलीव अबाउट द लर्नर्स हैव पावरफुल इम्पैक्ट. ऑब्वियसली इस बच्चे का अगर टीचर अपने बच्चे के ऊपर एक राय बना लेती है तो जो है इट इफ़ेक्ट्स कि हाँ बच्चों को बहुत जल्दी, जो हम कहते हैं कि अभी हम उनको जिस तरह से शेप करेंगे वो वैसे ही हो जाएगा. अगर एक टीचर अपना माइंड ही बना लेंगे कि हाँ इसने बच्चे नहीं करना, तो बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी उस चीज़ को फील आउट कर जाएंगे. अगर हम उनको जितना बूस्ट करेंगे, इनकरेज करेंगे, तो वो भी उससे क्या होंगे, इनकरेज होंगे. तो दैट मीन्स टीचर का जो बिलीफ है उसकी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है. दैट इज़ ऑब्वियसली इट इज़ रिलेटेड टू इट. अगर बच्चे की जो है जो स्कूल लैंग्वेज, अगर हम फोर्थ ऑप्शन की बात करें, स्कूल लैंग्वेज ऑफ द इंस्ट्रक्शन कैन इम्पैक्ट द चाइल्ड परफॉर्मेंस. येस, अब जो बच्चा है वो हमारा विलेज से आ रहा है और स्कूल जो है वहाँ पे इंग्लिश मीडियम है, तो ऑब्वियसली जो है उसको चीज़ों को समझने में, उसकी चीज़ों को करने में बहुत मुश्किल होगी. तो स्कूल लैंग्वेज के जो इंस्ट्रक्शंस जो है वो जिस लैंग्वेज में वो कैरी आउट कर रहे हैं उसका बहुत एक इफ़ेक्ट पड़ता है बच्चे की परफॉर्मेंस में. अगर उसमें क्या है, वेरिएशन है, बच्चा अगर एक विलेज सेक्शन से है, उसकी इंग्लिश जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है और स्कूल का जो लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, वो उससे डिफरेंस है, तो एक चाइल्ड की जो परफॉर्मेंस है ऑब्वियसली वो इफेक्ट करेगी. तो दैट मीन्स इट इज़ ट्रू विद द लर्निंग ऑफ अ मैथमेटिक्स. नाउ वी वर लेफ्ट विद 2 कि एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्सेल, वो बच्चे की इनिशिएट है, वो दैट मीन्स उसकी अपनी एक स्वाभाविक जो है आपकी और स्टूडेंट्स इकोनॉमिक एंड बैकग्राउंड जो है वो उसकी सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो उसकी इम्पैक्ट करेगी. अभी हमने पीछे भी अपने क्वेश्चन में पढ़ा कि जो बच्चे की सोशल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बैकग्राउंड है उसका बहुत फ़र्क पड़ता है उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर. तो ये भी हमारा जो है लर्निंग विद रिस्पेक्ट टू ट्रू है. तो दैट मीन्स ये तीनों पॉइंट्स ट्रू है. तो हमारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट. सो एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्सेलेंट मैथमेटिक्स इन इनेट, ऐसा नहीं है, बिकॉज हम ये नहीं कह सकते कि हाँ ये तो बच्चा बॉर्न विद एक्सेलेंस की, इसके ये बाय बर्थ इसको ये क्वालिटी आती है कि ये मैथमेटिक्स में एक्सेल करेगा. सो दैट इज़ नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द लर्निंग. कोई भी बच्चा हम ये नहीं कह सकते कि वो बॉर्न ही या पैदा ही उससे हुआ है कि हाँ ये मैथमेटिकल उससे छोटे होते से ही उसकी बाय बर्थ ही इसकी मैथमेटिकल वो बहुत अच्छी है. तो ऐसा कुछ नहीं है. जो हमारे 3 पॉइंट्स है कि ये बच्चे की एक टीचर का बिलीफ जो है बच्चे को लेके, या फिर उसकी इकोनॉमिक बैकग्राउंड, या फिर अगर लैंग्वेज ऑफ मीडियम इंस्ट्रक्शन से डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली दे ऑल दीज पॉइंट्स जो हैं उनके इफेक्ट पड़ते हैं बच्चे के ऊपर. दीज आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स. तो इनमें से क्या ठीक नहीं है हमारा कि जो बच्चा है कि वो बाय बर्थ ही जो है उसमें एक्सेल करेगा, उसमें बहुत अच्छा करेगा. दैट इज़ नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द मैथमेटिक्स लर्निंग. Next, identify the following word problem. I have 6 pencils. Manish has 2 more than me. How many pencils does Manish have? कि एक प्रॉब्लम दी हुई है कि I have, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 6 पेंसिल हैं और मनीष के पास 2 मेरे से ज़्यादा है, तो कितनी पेंसिल्स डस मनीष है. अगर हमें कहा जाए कि मेरे पास 6 है, मेरे फ्रेंड के पास मेरे से 2 ज़्यादा है, तो हम कौन सा मेथड उसमें यूज़ करेंगे कि अब निकालने के लिए कि मेरे फ्रेंड के पास कितनी ज़्यादा. तो सिंपली मैं उसमें क्या करूँगी, कंपैरिजन करके, मेरे पास जितनी थी उससे कंपैरिजन करके कितनी ज़्यादा है. तो मैं क्या कर रही हूँ, बेसिकली इसमें कंपैरिजन करके उसमें एडिशन कर रही हूँ कि उसके पास कितनी मेरे से ज़्यादा है. तो मैंने क्या किया, यहाँ पे उसके साथ कंपेयर किया और उसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया. तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, 1, कि इसमें हम कंपैरिजन एडिशन करेंगे. Which of the following is not true of the Hindu-Arabic system of the numeration? इनसे कौन सी कैरेक्टरिस्टिक सेम जो है ट्रू नहीं है. द पोजीशन ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर डिक्टेट्स इट्स वैल्यू, कि आपकी जो डिजिट की पोजीशन क्या है नंबर में उसकी वैल्यू डिक्टेट करेगा. इट इज़ एडिटिव इन नेचर. इट फॉलोज द बेस 2 सिस्टम. इट इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर. अगर मैं बात करूँ तो जब हम नंबर लिखते हैं, दिस इज़ पहले उसकी प्लेस वैल्यू 1 10 100, तो 2 0 0. तो इस डिजिट की वैल्यू जो है इसकी पोजीशन पे जो है बहुत डिपेंड करती है. तो हम क्या कहते हैं, ये 100 पोजीशन पे, तो ये क्या है 200. अगर ये 5 6 0, ये किस प्लेस पे 1000, तो ये क्या है 5000
600 पोजीशन पे है 600, तो डैट मीन्स जो पोजीशन है डिजिट की नंबर में उसकी वैल्यू डिक्टेट करता है। येस इट इज़ ट्रू। हमारा जो अरेबिक सिस्टम एडिटिव है उसके हम एडिटिव भी करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव भी है। इट फॉलोज द बेस टू, बिकॉज अब हमारे अरेबिक सिस्टम में बेसिक डिजिट्स कितने हैं, 0 से लेके 9 तक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें कितने सिम्बल्स हैं, 10 सिम्बल्स हैं। तो इसका बेस क्या है, जितने हमारे सिम्बल्स होते हैं उतना ही उसका बेस है, तो 10 बेस है। तो क्या चीज़ गलत है कि इट फॉलोज द बेस टू सिस्टम। तो आंसर क्या है हमारा, ये हमारा जो है कि इट फॉलोज द बेस टू सिस्टम, नो इट फॉलोज हमारा कौन सा सिस्टम है, ये बेस 10। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइडेंटिफाई डिज़ायरेबल प्रैक्टिस फॉर टीचिंग ए ज्योमेट्री एट प्राइमरी लेवल। अगर हमें प्राइमरी लेवल से बच्चे को ज्योमेट्री सिखानी है तो क्या चीज़ हम अपनी जो है वो प्रैक्टिस जो एक्टिविटी यूज़ करेंगे। ज्योमेट्री एट ए प्राइमरी लेवल शुड बी लिमिटेड टू द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सिंपल बेसिक शेप्स। वो सिर्फ कहाँ तक लिमिटेड होनी चाहिए, हम सिर्फ बेसिक जो शेप है उसके बच्चों को रिकॉग्नाइजेशन कराएं, उनकी पहचान करवाएं। द टीचर शुड बिगिन बाय गिविंग क्लियर डेफिनेशन ऑफ सिंपल शेप्स एंड शोइंग एग्जाम्पल्स। टीचर कहाँ से स्टार्ट करे, सिंपल उसको डायरेक्ट सिंपल शेप्स की डेफिनेशंस करवाएं और उसके एग्जाम्पल्स दिखाते। Then children should be given ample opportunities to develop an intuitive understanding of space। उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ, उनको ऐसे एक्टिविटीज़ में इंडल्ज किया जाए कि उनकी जो है इंट्यूटिव मीन्स उनके विजुअलाइजेशन, उस चीज़ के बारे में सोचने की, कैसे हमारा स्पेस के बारे में समझने की उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए। नेक्स्ट, डेवलपिंग एक्सटेंसिव ज्योमेट्रिक वोकैबुलरी नीड नॉट टू बी एन ऑब्जेक्टिव एट प्राइमरी लेवल। कि ज्योमेट्रिक मीन्स डिफरेंट शेप्स वगैरह को हमने सब कुछ करवाना है, डैट मीन्स जो है प्राइमरी लेवल में जो है वो आपका इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली ये तो नहीं है कि हम सीधा हम उसको बेसिक शेप से शुरू लिमिटेड होनी चाहिए सिंपल बेसिक शेप्स पे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम उसमें बेसिक शेप्स के अलावा हम उनमें पैटर्न्स भी करवाएं, हम उसमें उनको जो है आपकी मेजरमेंट्स भी करवाएं, ज्योमेट्री में हम उनको एंगल्स भी सिखाएं। तो हम सिर्फ सिंपल बेसिक शेप्स पे जो है वो लिमिटेड नहीं रह सकते। और ये भी नहीं है कि हम सीधा उनको डेफिनेशन से शुरू करें और एग्जांपल्स बताएं। तो बच्चे को यही नहीं पता कि जो आप शेप्स करवा रहे हैं उसको जनरल रियल लाइफ में जब उनको हमने स्पेक्टिकल थिंकिंग ही नहीं उनके डेवलप होने दी, हम उनको विजुअलाइजेशन नहीं करवाई, उनको रिकॉग्नाइजेशन नहीं कराए, कंस्ट्रीट एक्सपीरियंस नहीं प्रोवाइड किए, तो उससे उनकी जो प्रॉपर डेवलपमेंट है जो है वो नहीं हो पाएगी। और सिंपल जो कि ये भी नहीं है कि हमें ज़्यादा डेवलप नहीं करनी ज्योमेट्रिकल वोकैबुलरी, ऐसा भी नहीं है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें क्या करनी चाहिए कि बच्चे को जो अपनी सराउंडिंग, अपनी स्पेस को हमें सराउंडिंग्स से पहले अवेयर कराना चाहिए। उनको डेली रियल लाइफ जो है एग्जांपल्स देके वहाँ से शुरू करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए कि वो जो है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं अपनी स्पेस सराउंडिंग्स के बारे को। स्पेस से करके फिर वो ऑब्जेक्ट्स पे जाएंगे, ऑब्जेक्ट से फिर वो हम उनको बेसिक शेप्स की तरफ लेके जा सकते हैं। Which of the following is an indicator of the mathematical reasoning? इनमें से कौन सी mathematical reasons indicate करे? Ability to provide definitions of the mathematical concepts, कि वो क्या provide करे, mathematical concepts की proper definitions provide करे। Ability to provide justification for the mathematical procedure, ability to provide calculate efficiently, ability to recall the correct formula in different situations। रीजनिंग क्या है कि किसी भी चीज़ को, अगर हम रीजनिंग की बात करें, रीज़न क्या है, किसी भी चीज़ का प्रॉपर हम उसको डिफ़ाइन कर रहे हैं, उसका एक एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, उस चीज़ के होने का बता रहे हैं। तो उसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, उसकी एक जस्टिफिकेशन दे रहे हैं उस प्रोसीजर के लिए। हाँ, ये कैसे, अगर ट्रू है तो ये कैसे ट्रू है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि उस रीजनिंग में हम ये नहीं प्रोवाइड करते कि उसकी डेफिनेशन क्या है या उसमें हम कैलकुलेशंस क्या करेंगे या उसको हम कैसे डिफरेंट वेज में रिकॉल करते हैं। बेसिकली हम मैथमेटिकल रीजनिंग क्या करते हैं कि हम किसी भी प्रोसीजर की जो है हम उसको जस्टिफाई करेंगे कि हम ऐसा कैसे या क्यों कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस लिस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स इन सुपर मार्केट इज़ गिवन एज बिलो। हमें डिफरेंट आइटम्स दिए हैं, उनकी क्वांटिटी और उनके प्राइसेस दिए हुए हैं। संजय बाय ½ kg टमाटोज एंड 1 kg potatoes and ½ kg carrot, 250 grams chilies and 6 lemons. He give a note of ₹200 to the bill clerk at the counter. How much money will he get back? उसने ये जो है क्या क्या खरीदा हम लिख लेते हैं।
हाफ के जी उसने क्या लिया आपके टमाटोस, 1 kg उसने क्या लिया है पोटैटोस, हाफ के जी लिए उसने कैरेट, यहाँ पे हम उनकी प्राइस लिखेंगे, एंड 6 उसने लिए लेमन्स। तो हम बात करें टमाटो की प्राइस, 1 kg टमाटो की प्राइस क्या है 40, तो हमने क्या लिए हैं, संजय ने क्या लिए हैं हाफ के जी, तो हाफ के लिए हम क्या कर देंगे 40 का हाफ, डैट मीन्स 20 रुपीज़। तो हाफ के जी कितने के हो जाएंगे 20 रुपीज़ के। 1 kg पोटैटोज, 2 kg अगर 25 के, तो 1 kg उसका हाफ कितने का हो जाएगा 25/2, तो क्या आ जाएगा ये आपका 12.50 पैसा। देन हाफ के जी कैरेट, कैरेट उसने 250 ग्राम्स ली 20 की, तो हमने कितने लिए है, संजय ने कितने लिए है हाफ के जी मीन्स 500 ग्राम्स, तो 500 क्या है 250 का डबल, तो ये क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 20 रुपीज़ 40। अब 4 लेमन्स पीस उसने लिए हैं 10 के, 4 अगर 10 के हैं तो 1 कितने का हो जाएगा 10/4, यूनिटरी मेथड हम लगाएंगे, तो 6 कितने हो जाएंगे आपके 10 × 4, डैट मीन 60/4, तो ये आ गया आपका 15 रुपीज़, तो ये आ गया आपके ₹15। तो हम इनकी टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं, 20 + 12.50 40 एंड 15, तो कितने हो गए 0.745, 87.50 का उसने क्या लिया मटेरियल लिया, तो उसने कितने दिए थे 200, तो कितने वापस मिलेंगे हम कैसे निकालेंगे, टोटल मनी में से जो उसने स्पेंड किए वो क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका आंसर आ गया 1250 रुपीज़ उसको मनी क्या है वो वापस ली, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन 1 कि इतने रुपीज़ उसने वापस किए। सिंपली हमने क्या लिया उसकी क्वांटिटी देखी, उस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हमने उसका प्राइस चार्ट बना लिया, जितना फिर उसने कितने स्पेंड किए उसका टोटल करके उसकी गिवन मनी में से हमने वापस निकाल लिया कितने उसके वापस या लेफ्ट वाइज उसको बच जाएंगे। नेक्स्ट 57th क्वेश्चन, आई एम अ 2 डिजिट नंबर, मैं एक 2 डिजिट नंबर हूँ, लेट इट बी x and y, द डिजिट्स इन अ 10 प्लेस एंड द डिजिट्स इन अ यूनिट प्लेस आर कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स, ये दोनों आपस में क्या है कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ 2 3 है या फिर वो 3 5 ऐसे साथ साथ एक जो है कॉन्जिक्यूटिवली प्राइम नंबर्स हैं। द सम ऑफ अ डिजिट्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 और 4, जो सम ऑफ डिजिट्स हैं उनका जो सम जो है वो क्या है मल्टीपल है 3 और 4 का। तो अगर हम देखें तो ये सारे हमारे क्या है 1 और 3, अब हमारा 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है तो ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। बाकी ये नंबर देखें क्या वो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं, हमारी फर्स्ट कंडीशन फॉलो करते हैं, 5 और 7 भी है, 2 और 3 भी है, 3 और 5 भी है। अब वो क्या कह रहा है आपका नंबर 3 उसके सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3 और 4, इसका सम निकालते हैं क्या है 12, इसका सम क्या है 5, इसका सम क्या है 3 और 5 का 8 इज़ डिविजिबल बाय 3 और 4, नो, 8 इज़ डिविजिबल बाय 3 और 4, नो, 12 इज़ डिविजिबल बाय 3 के टेबल पे भी आता है 4 के टेबल पे भी आता है, तो आंसर क्या होगा हमारा 57। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्किंग रेट ऑफ अ कार इन अ रेलवे स्टेशन पार्किंग आर डिपिक्टेड एज फॉलोज, उनके पार्किंग रेट्स हमें दिए हुए हैं। 2 आवर्स के लिए उसमें कितने उसके प्राइस है 50 रुपीज़, देन मोर देन 2 आवर्स एंड अप टू 5 आवर्स दैट इज 75 रुपीज़, देन आफ्टर 5 आवर्स ₹10 पर एक्स्ट्रा आवर अप टू 8 आवर्स, आफ्टर 5 आवर्स क्या है हर जो है आपका 10 रुपीज़ पर एक्स्ट्रा लगेंगे 8 आवर्स तक, देन मोर देन 8 आवर्स एंड अप टू 12 आवर्स आपके कितने लगेंगे ₹150, देन मोर देन 12 आवर्स एंड अप टू 24 आवर्स आपके कितने लगेंगे 250 रुपीज़। अब राजीव ने पार्क हिज कार एट 7 AM, उसने पार्किंग कितने बजे की है आपकी 7 AM पे, और कितने बजे वो वापस ले गए, कम्स टू पिकअप एट 4:30 PM, उसने 4:30 PM पे उसको वहाँ से पिक कर ले, तो कितना उसने पे किया, तो पहले हमें निकालना पड़ेगा कि उसने कितना टाइम वहाँ स्पेंड किया, तो इसको हम पहले क्या करते हैं हमारी 24 आवर्स में चेंज कर लेते हैं। 24 आवर्स में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम 12 में से माइनस, तो हमारे कितने उसने वहाँ आ गया हमारा ये, तो 24 आवर्स में चेंज करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे
प्लस 12, हमने उससे आगे चलना है तो क्या करेंगे, इसमें 12 जो है आवर्स ऐड कर देंगे तो क्या आ गया 1630 आवर्स। तो अब हम दोनों इसमें क्या करेंगे, पहले हम इंटरवल निकालेंगे कितना उसने वहाँ पे स्पेंड, कितनी देर उसने वहाँ पे पार की। इंटरवल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। तो क्या आ गया 6 आवर एंड 30 मिनट्स जो है उसने वहाँ पे क्या किया, वहाँ पे उसने अपनी जो गाड़ी है वहाँ पे पार्क की। तो अगर अब हम देखें वो क्या कह रहा है, अप टू 2 आवर्स जो है उसने क्या दिए, ₹50 दिए। फिर मोर देन 2 आवर्स एंड अप टू 5 आवर्स उसने कितने दिए, ₹75 दिए। देन फिर मोर देन 8 आवर्स एंड अप टू 12 आवर्स उसने ₹150 दिए। और हमारे मोर देन 12 आवर्स एंड अप टू 24 आवर्स उसने हमें क्या दिए, ₹250 दीजिए। पर हमने जो है राजीव ने कितने आवर्स स्पेंड किए हैं वहाँ पे, यहाँ पे हमारा आएगा, सॉरी, उसने वहाँ पे स्पेंड किए हैं 9 आवर्स एंड 30 मिनट्स। तो यहाँ पे अगर हम, तो जो उसका टोटल टाइम स्पेंड है वो क्या है, 9 आवर्स एंड 30 मिनट्स। तो अगर हम अपने हमारे ऑप्शंस देखें तो उसमें जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो क्या कह रहा है कि मोर देन 8 आवर्स और अप टू 12 आवर्स के लिए उसे कितने रुपीज़ जो हैं वो देने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे, डाटा ₹150। तो मोर देन 8 एंड अप टू 12 आवर्स, तो 9 आवर्स 30 मिनट्स हमारे किस ऑप्शन में लाइक करेगा, डाटा से डी ऑप्शन, कि उसे कितने रुपीज़ जो है वो पे करने पड़ेंगे, कितनी मनी पे करनी पड़ेगी, डाटा है ₹150 जो है उसको पे करने हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 कि राजीव को जो है ₹150 जो हैं वो पे करने पड़ेंगे पार्किंग के लिए। ठीक है जी, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट थर्ड प्लेस व्हेन द नंबर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें कुछ यहाँ पे डेसिमल नंबर्स जो हैं वो दे रखे हैं, तो कौन सा जो नंबर है वो थर्ड प्लेस पे आएगा अब अगर हम नंबर्स को हम अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो हमें पता है असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहला कैसा नंबर आता है, सबसे फर्स्ट पे आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और सबसे जो लास्ट में होगा वो क्या होगा, सबसे लार्जेस्ट नंबर। तो अब हमें यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, डेसिमल्स नंबर्स दिए हुए हैं, 7.07, 7.70, 7.707, 7.007। तो इन ऐसे नंबर्स में कन्फ्यूजन्स ना हो तो हमें इनको किस में चेंज कर लेंगे, सबसे पहले लाइक डेसिमल्स में। लाइक डेसिमल्स का मतलब क्या होता है कि जो नंबर ऑफ़ पोजीशंस हैं आफ्टर डेसिमल्स हर नंबर में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो सबसे ज़्यादा जो है 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तक है, डैट इज़ तो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि बाकी 2 पे है 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, यहाँ 3 है, तो हम क्या करेंगे, सबको 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स बनाएंगे। जब हमें जैसे यहाँ पे 2 है तो इसको 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल बनाने के लिए सिंपली हम क्या कर देंगे, इसके एंड में 0 लगा देंगे। तो कैसे बन जाएंगे हमारे में डेसिमल, 7.070, 7.700, 7.707 and 7.007 एंड 0.770। तो इसमें देखिए सबसे छोटा क्या है, बाकी तो सारे 7 के सबसे जो है 0 का जो एक ही नंबर है, तो सबसे पहले क्या आएगा 0.770। तो अब ये सारे 7 के, अब हमें क्या देखना पड़ेगा, इनकी ये वाली पोजीशंस। तो डेसिमल के बाद ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो इन दोनों में सबसे पहले आएगा। फिर यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 0, तो सबसे छोटा कौन सा होगा, 7.077। फिर इसके बाद आ जाएगा 7.070। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा, अब 7.700 लेना है कि 7.07 लेना है, तो 700 छोटा है 707 से, तो नेक्स्ट आ जाएगा 7.700, देन 7.707। तो थर्ड पोजीशन पे कौन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 7.070। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन, क्योंकि 7 इसको हम 7.070 भी ले सकते हैं, तो हमारा आंसर होगा 7.07। ठीक है जी, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन अ 5 डिजिट नंबर द डिजिट एट अ टेंस प्लेस इज़ 8। कोई हमारे पास 5 डिजिट नंबर है, तो पोजीशंस क्या होंगी अगर हम नंबर प्लेस के अकॉर्डिंग है, 0, 1s, 10s, 100, 1000 एंड 10,000। देन द डिजिट एट द टेंस प्लेस इज़ 8। टेंस प्लेस पे क्या है हमारा 8 है। देन
डिजिट एट यूनिट प्लेस इज़ 1/4 ऑफ डिजिट एट टेंस प्लेस। जो हमारा वंस पे है वो 1/4 है टेंस प्लेस। टेंस पे क्या है 8, तो 1/4 ऑफ क्या लेना है हमें 8। ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 1/4 इंटू 8, तो ये क्या हो जाएंगे डिवाइड, तो यहाँ क्या आ गया 2, तो यहाँ क्या आएगा 2। देन द डिजिट एट 1000 प्लेस इज 0। 1000 पे क्या है 0 है। द डिजिट्स एट 100 प्लेसेस ट्वाइस दैट ऑफ यूनिट प्लेस। जो 100 पे है वो क्या है वंस प्लेस का ट्वाइस, तो यहाँ 2 है, 2 का ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा 4, तो 100 पे क्या आ जाएगा 4। द डिजिट एट द 10,000 प्लेस इज थ्राइस द डिजिट एट यूनिट प्लेस। थ्राइस मीन्स 3 टाइम्स, तो वंस पे क्या है 2, उसका 3 टाइम्स क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6, तो नंबर क्या हो गया 60482, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 60482। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है ऑप्शन नंबर 4 60482। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो में हमने किए हमारे सीटेट जो आपका दिसंबर 2019 के जो क्वेश्चंस हैं जो है वो हमने डिस्कस किए, उनके पेडागॉजी के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस किए। तो इसी तरह से मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम जो हैं इसके सेकेंड इसी सेशन के इसी पेपर के जो है ईवीएस के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आपको मेरी वीडियोस का अपडेट मिलते रहे तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी, तो और लाइक करके कमेंट कीजिए और शेयर करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।